बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे बचपन में कुछ साल डहरा वाला गुज़रे, तब मेरे अब्बू वहाँ स्कूल में टीचर थे और हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट भी थे। उनके पास बोर्ड के पेपर आया करते थे मार्किंग के लिए। ये ख़ास तरह के सफ़ेद कपड़े में बांधे हुए होते थे, बल्कि सिले होते थे। इनके ऊपर लाख की मोहरें लगी होती थी। ये डाक से आते थे और उनको उसी तौर पे फिर लाख को गर्म करके उस पर मोहर लगाई जाती थी। फिर ये रेल के ज़रिए या डाक के ज़रिए वापस जाते थे। इन पेपर्स में बड़ी मज़े की चीज़ें होती थी। अबू कभी कभी पेपर देखते देखते मुस्कुरा देते तो वालदा हमसे पूछती कि क्या हुआ, तो वो फिर उसको रोक के पढ़ के बताते कि एक लड़की ने लिखा हुआ कि सर मेरी मंगनी होने वाली है और अगर मैं पास ना हुई तो मेरी मंगनी नहीं होगी। कुछ का होता था कि मेरी शादी होने वाली है और अब मेरा आखिरी चांस है। ये मैट्रिक के पेपर होते थे और उस ज़माने में मैट्रिक बहुत बड़ी डिग्री होती थी, यानी आला दर्जे की डिग्री होती थी। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है डिग्रियों के मुकाम दर्जे छोटे हो गए और उनसे ऊपर वाली डिग्रियाँ बड़ी होती गई। जैसे चंद बरस कबल एमफिल का कुछ सब्र भी नहीं होता था। अभी हर दूसरी बच्ची ने एमफिल किया हुआ, हर लड़का एमफिल कर रहा है और आने वाले बरसों में मेरा ख्याल पीएचडी का भी यही हाल होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर डिग्रियों के साथ पोटेंशियल ना हुआ, डिग्रियों के साथ इल्म और विजडम और दानाई ना हुई तो इनकी वक़्त भी कम होती जाएगी, जैसे पैसे की वक़्त कम हो जाती है। तो हर डिग्री, कोई भी डिग्री छोटी हो या बड़ी हो, सिफारिश से या गुजारिश से मांगी जाए या तलब की जाए तो आगे से जवाबन मुस्कुराहट मिलती है, जो मुमकिन की भी हो सकती है, उसके घर वालों की भी हो सकती है। मैंने ज़िंदगी में हमेशा ये देखा है कि वो लोग जो डिज़र्व नहीं करते, वो लोग जो एफ़र्ट कम पुट करते हैं, या वो लोग जो अपने पोटेंशियल को बचा रखते हैं, अल्लाह जाने क्या उसका करना होता है, उनको 33 नंबर भी नहीं मिलते। हमारे बचपन में पासिंग मार्क्स, जो पास मार्क्स होते 33 होते थे, फिर देखते देखते जो 40% हुए, फिर 50% हुए, अभी बाज़ अदारों में ये 60% पे चले गए। इस पे भी जब लोगों को यकीन नहीं आया तो अदारों ने अपने अपने टेस्टों का ऐलान कर दिया, चाहे वो एंट्री टेस्ट हो, चाहे वो एनटीएस टेस्ट हो। बेशुमार हर अदारे ने क्यों किया कि कहीं कोई सिफारशी, कहीं कोई गुजारिशी ऐसा लड़का या लड़की इस सिस्टम में ना आ जाए जो डिज़र्व ना करता हो और किसी ऐसे मनसब पे, पोजीशन पे बैठ जाए जहां उसको परफॉर्म करना हो और वो ना कर सके। चूँकि जिस पोटेंशियल की ज़रूरत थी वो उसने सीखा ही नहीं, वो उसके अंदर था ही नहीं। और किसी मेहरबान टीचर या किसी मेहरबान मुमतहन की वजह से, जिसने ज़िंदगी के रायती नंबर मांगने पे और अपनी कोई मिज़री सुनाने पे, अपना दुख या अपना ख्वाब टूटने से बचाने के लिए हाथ पांव जोड़े हों और ये कहा हो कि मैं तो मर गई, मेरी शादी टूट जाएगी। अच्छा, ये उस ज़माने की बात के बाद मैं जब ख़ुद यूनिवर्सिटी में था तो ये तजुर्बा ख़ुद मुझे पर्सनली भी हुआ, जब बच्चियाँ बिल्कुल मॉड स्क्वाड और फैशनेबल और अच्छी खाती पीती बच्चियाँ दफ्तर आके रोने बैठ जाती थी कि सर प्लीज़ ये सेमेस्टर में अगर पास ना हुआ तो ये मसला हो जाएगा। अच्छा, उनके मसले आमतौर पे मोहब्बत से जुड़े होते थे, वो आगे निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी, और वो तो बेवफा नामराद, वो किसी और को दिल दे बैठेगा और मैं खाली की खाली, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी। आज का जो इशू है जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि आप गौर कीजिए, ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी तगड़ी है, ज़िंदगी इख्तियार वाली है, ज़िंदगी इक़्तिदार वाली है, ज़िंदगी असूलों वाली है, रोब दबदबे वाली है, पर इसमें किसी ऐसे फ़र्द की गुंजाइश या जगह बहुत कम निकलती है जो नाअहल हो। वो जो अपने भाई के नाम पे, वो जो अपने वालिद के नाम पे, वो जो अपनी वालदा के नाम पे, वो जो किसी भी कंसेशन लेके उसमें आगे चलना। एक ज़माने में कोटा सिस्टम के तहत लोग आ जाते थे, हमेशा उनको ताने पड़ते थे कि तुम कोटे पे आए हुए हो। अभी भी बहुत सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं कि जो कोटे पे आए और उनको अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़ नहीं लिखने आते, बोले भी नहीं आते, तो मजाक उनका बनता है। पूरे लफ्ज़ बेवक़्त और बेअसल हो जाते हैं। इसी तौर पे एक ज़माने में सियासी लोग नाअहल लोगों को नौकरियां दिलाते थे। ये भीख मांगने जैसा होता है, भीख उनको मिल जाती है, सिस्टम फिर उनको वॉमिट कर देता है। वो किसी अच्छे प्राइवेट अदारे में जाके एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। सरकारी इदारों में अब हौले हौले बाकायदा पाबंदी लग रही कि हर आदमी जो सिस्टम में आ भी जाएगा वो टेस्टों के बिना आगे नहीं जा पाएगा। याद रखिएगा, दुनिया सारी की सारी माफ़ी पे और भीख पे नहीं चल सकते।
एक छोटा सा अदारा भी भीख पे नहीं चल सकता। ये तो हमेशा उन बाहिम्मत लोगों की वजह से, उनकी बुनियाद पे चलता है कि जिनके ज़िंदगी में रस होता है, कि जिनके लफ्ज़ों में दम होता है, जिनके अंदर काबिलियत हो, जिनके अंदर पैशन हो, जिनके अंदर एक पूरा विज़न हो ज़िंदगी को आगे लेके चलने का, जो अपने दम पे लीड करना चाहें। जो अपने दम पे लीड ना करना चाहें, उसकी एबिलिटी ना रखते हों और वो हमेशा सिफारिशें ढूंढते हों, गुजारिशें ढूंढते हों, ये पिदरम सुल्तान बूद इसका कहा जाता था। अब इस दौर में ये नहीं चल सकता। हमारी और आपकी ज़िंदगी में ऐसी मिसालें भरी हुई हैं कि बाप बहुत शानदार और बेटे उसके मुकाबले पे कुछ भी नहीं कर पाए, बाप के विरासत को भी मेंटेन नहीं कर पाए। ये इल्मी लोगों में भी होता है, ये अदबी लोगों में भी होता है, चाहे वो अहमदीन कासिम साहब हों, इशफाक साहब हों, सैयद अबुल आला मौदूदी का देखा, अल्लाह ने उनको दुनिया भर में इज़्ज़त और इकराम दिया, पर उनकी औलाद सिर्फ माली तौर पर विरासत ले सकी, उनकी इल्मी विरासत में हिस्सेदार नहीं बन सकी। जिन दिनों मैं बहावलपुर में था, इसी कॉलेज में पढ़ा करता था, बिल्कुल हमारे कॉलेज के सामने समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, उस माने में इनका तूती बोलता था, पाकिस्तान की हॉकी टीम की जो जान होते थे। इनसे पहले इनके ख़ानदान में एक मतीउल्लाह थे, मतीउल्लाह, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, उसके बाद और भी बहुत से इसी नाम उस ख़ानदान में रहे होंगे। लेकिन समी के नाम की वजह से या कलीम के नाम की वजह से किसी को आगे दाखला या पोजीशन नहीं मिली, क्योंकि उस मुकाम पे आपको अपने आप को विनर बना के पेश करना होता है। किसी बड़े खिलाड़ी का मामे का बेटा, चाचा के बेटा, ताए का बेटा, इवन उसका अपना बेटा भी अगर सिफारिश में आ जाए, अगर आपको याद हो तो इंज़मामुल हक के भांजा या भतीजा, उसके मुंतखब होने पे कितना शोर मचता रहा। मोहम्मद हनीफ़ के बेटे को जब क्रिकेट में लिया गया तो उसको भी बेचारे को अपने आप को मनवाने के लिए कितना वक्त लगा। शोएब की बात कर रहा हूँ, और उसका वक्त भी थोड़ा था। इसी तौर पे कराची में से हॉकी के कितने लोग थे कि जिनके ख़ानदान में से बाद में लोगों ने आना चाहा, पर अपने बाप के नाम की वजह से वो जगह नहीं बना सके। पॉलिटिक्स में कभी कभी होता है, दादा के नाम पे उसका बेटा और बेटे के नाम पे पोता, उसको जगह एक दफ़ा मिल जाती है, पर बार बार उनको भी नहीं मिलती। वो भी चूँकि ख़ानदान की लंबी इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर वो लेगेसी में उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो बाकी आम लोग हैं उनके साथ तो ये 1-1 लाख वोटों वाली लेगेसी नहीं होती। उन्हें तो अपना रिस्क भी खुद कमाना होता है, अपनी इज़्ज़त भी खुद अर्न करनी होती है, अपने आप को इम्पॉर्टेंट भी खुद बनाना होता है। सो अपने बच्चों को, अपने बेटों को अगर आप पढ़ाने वाले हैं तो अपने दोस्तों को और अपने शागिर्दों को ये माइंडसेट दीजिए कि ज़िंदगी में चोर दरवाज़ा कोई नहीं है। ज़िंदगी में किसी बड़े आदमी का नाम लेके शायद एक आध दफ़ा तो आप का कोई दौर लग जाए, पर ये कोई असूल नहीं है और ना ये कोई ज़ाब्ता है। हमेशा आगे आपको रुकावट नज़र आएगी। उसे आप मेरिट कह लीजिए, उसे आप कंपटीशन कह लीजिए, उसे ज़िंदगी का हुस्न कह लीजिए कि ये रब का चलन है, ये रब की सुन्नत है कि वो अहल तरीन लोगों को ज़िंदगी में आगे लेके जाता है। ये उसकी मर्ज़ी होती है, वो उनको मौका देता है सबको भागने का, दौड़ने का। जो मनवा लेता अपना आप, उसके लिए ज़िंदगी, इज़्ज़त, अपने माथे का ताज सब तैयार होते हैं। उसके कंधों पे आके हुमा भी बैठ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, हुमा के बैठने के लिए भी तो कंधा चाहिए, जैसे ऐनक रखने के लिए कान चाहिए, इसी तौर पे इज़्ज़त पाने के लिए आपके अंदर पोटेंशियल चाहिए। अगर आप रायती नंबरों से पास होके ये चाहें कि आपको बड़े बड़े मनसब मिल जाएं तो भूल जाइए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप बड़े बड़े आदमियों को बेटे या भाई होने की वजह से ज़िंदगी में कामयाबी का मज़ा चखने चाहो और उसी लेवल की इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबा चाहो तो ये भी मुमकिन नहीं है। याद रखिएगा, इज़्ज़त ऐसी चीज़ है, वक़्त ऐसी चीज़ है, ये जेब में पैसे ले जाने से, बाज़ार में विंडो शॉपिंग करते हुए मुयस्सर नहीं आती। इसके लिए तो आपको भागना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। और जब साबित हो जाता है, लोग इसको मान लेते हैं, तो फिर कोई आपको ये नहीं कहता कि ये सिफारशी है, कोई आपको ये नहीं कहता कि ये गुजारशी है, और कोई आपको ये भी नहीं कहता बड़ी मुश्किल से पास मार्क्स लेके आया। सो बिलीव मी, पास मार्क्स की जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे इज़्ज़त पाने में, हमारे आगे बढ़ने में और हमारे कामयाबी और कामरानी के बड़े दरवाजे से गुज़रने में। पंजाबी में एक बड़ी मज़े की बात कही जाती है कि अगर ऊँटों वालों से दोस्ती करनी हो तो फिर दरवाजे बड़े रखने चाहिए, उठा लेना जारियाँ तो फिर दरवाजे ऊँचे रखी देने। जब आपको कामयाबी के बड़े दरवाजे से गुज़रना हो
तो वहाँ जिस ऊँट पे बैठ के आएंगे वो सिफारशी टांगों वाला नहीं हो सकता, वो कागजी भी नहीं हो सकता, वो किसी का मांगा तांगा भी नहीं हो सकता। वो आपको अपने विल पे, अपने दम पे, अपनी अकल पे और अपनी हिम्मत पे ही कमाना होता है। और जब उस पे बैठ के आते हैं तो फिर जो आपकी शान होती है वो भी देखने वाली होती है। रब उस शान को और दुगना कर देता है, आपके मुकाम को भी दुगना कर देता है। चूँकि मैंने देखा है कि अल्लाह को बासलाहित लोगों को, अंदर से साफ़ और मुसफ़ा लोगों को, और वो जो पोटेंशियल वाले होते हैं, जो डिज़र्व करते हैं, उनके माथे पे कामयाबी की कलगी लगाते और सजाते हुए कोई चीज़ नहीं रोकती। ये उसकी सुन्नत है। वो अहल लोगों को ही ज़िंदगी देता है और उन्हीं को इज़्ज़त देता है। मेरा ख़्याल है आप अगर ये चाहते हैं तो फिर इसी कैटेगरी में आइए, सिफारशी लोगों की कैटेगरी में जाने की आरज़ू भी मत कीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।